सिर तक कफन बन गया है कि मैं नहीं पढ़ना, पढ़ा के देख लो तुम। IAS 8 shall be applied in selecting and applying accounting policies, changes in accounting policies, change in accounting estimate and prior period। तीन चीजों पे बच्चों ये IAS 8 अप्लाई होता है। टोटल में से चार चीजें, लेकिन मेजर हमने जो पढ़नी वो तीन चीजें। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, सबसे पहले तो ये तय करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चों वो रूल, वो प्रोसीजर, वो प्रिंसिपल, वो असूल होते हैं जो कभी शुरू शुरू में कंपनी बनाते वक्त हम सोच लेते हैं कि भाईजान इन चीजों को ऐसे रिकॉर्ड करें। शुरू में सोच लेते हैं, जिस साल कंपनी बनाई थी उस साल सोच लिया था कि हमने करना क्या है। लॉजिक समझ रही? हमने शुरू में सोच लिया होगा कि इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर हमने नहीं सोचा होगा तो IAS 2 हमें बता देगा। क्या बताएगा? IAS 2 कहता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, मार्केट वैल्यू पे कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। याद आ रहा है कुछ कुछ के नहीं आता? तो ये पॉलिसी है। ये क्या है? IAS 16 कहता है कि एसेट को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। ये कौन बताता है? 16 बताता है। IAS 23 बताता है कि अगर आपने एसेट को बनाने में कर्जा लिया और उस कर्जे पे सूद पड़ा तो सूद का क्या करना है? क्या करना है? वो एसेट की कॉस्ट में जाएगा। शर्त क्या है? वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। याद है? गाड़ी लेने के लिए सूद लिया है तो वो सूद गाड़ी की कॉस्ट में नहीं जाएगा। मजदूरों को सैलरी देने के लिए सूद लिया है तो क्या वो सूद सैलरी के ऊपर जो आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा? लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? तो कौन सा सूद है जो बैलेंस शीट में जाएगा? क्वालिफाइंग एसेट पे आएगा। और क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसको बनाने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाए। याद है कुछ कुछ? तो ये सारी चीजें जो आप पढ़ चुके हैं ये असूल है, ये पॉलिसियां हैं। ठीक है? क्या इन पॉलिसी के अलावा कोई और अपनी पॉलिसी बना सकते हैं आप? कोई इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसियां स्टैंडर्ड पे लिखी हैं। तो अगर आप ये कहेंगे ना कि हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई है तो फिर स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने IFRS को फॉलो किया। ये कौन समझ रहा है? वो बोलो तो सही। ठीक है जी? तो इन स्टैंडर्ड पे पॉलिसियां लिखी हुई है, वो पॉलिसियां आपको माननी पड़ेंगी, इसके अलावा चारा कोई नहीं। हजम शुद्ध। देखो बच्चों, IAS 2 में आपने दो मेथड पढ़े थे अगर आपको याद हो। कौन कौन से? FIFO और वेटेड एवरेज। एक और मेथड भी दुनिया में हो सकता है, क्या नाम है उसका? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन ये आप अप्लाई कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टैंडर्ड में ये नहीं लिखा हुआ। तो मतलब इसकी इजाजत ही नहीं है। इसकी इजाजत है, इसकी इजाजत है। हाँ, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करनी होगी। सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इसको तो सेलेक्ट करने की भी इजाजत नहीं है। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? अगर स्टैंडर्ड में दो पॉलिसी लिखी है ना तो उन दोनों में से एक क्या करनी पड़ेगी? सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन स्टैंडर्ड में एक चीज लिखी नहीं हुई तो क्या वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं? वो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो बोलो तो सही। आपने जब ICAP में अप्लाई करना होता है पेपर के लिए तो वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे पेपर उसने ऑलरेडी लिखे होते हैं। क्या आप कह सकते हो कि मैं इस्लामिया का पेपर देना? क्यों? उस वेबसाइट पे वो है ही नहीं। तो जब आपको कहा जाएगा कि आपको पेपर सेलेक्ट करने का इख्तियार है तो दुनिया में कोई भी पेपर देने का इख्तियार है नहीं। किस चीज का इख्तियार है? जो पेपर ICAP की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, कैफ में जो मर्जी पेपर दो। यार पहले ग्रुप A होता था, ग्रुप B होता था, ऐसी है कि पिछले 6 महीने की बात है कि ग्रुप A के पेपर पास होंगे तो ग्रुप B में जा सकते हैं। इस तरह की बातें सुनी थी। अब क्या हुआ? तो इसका मतलब है जो चीज ICAP ने बताई है उसमें आपके पास ऑप्शन है। धक्के से आप अपनी ऑप्शन पैदा नहीं कर सकते कि मैं इस्लामिया का पेपर देना है क्योंकि मेरे बहुते नंबर आते हैं।
और समझ आई बात की? और बोलो तो सही। तो सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग का मतलब यह है कि जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसी में से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी ऑप्शन पैदा नहीं कर सकते। हजम शुद्ध। तो जो स्टैंडर्ड में पॉलिसियां दी हुई हैं उन्हीं में से आप एक आदि सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट ये है कि अगर आपने वो सिलेक्ट कर ली तो अगले साल चस्के लेने के लिए आप उसको चेंज करके दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकते। ये बातें मैंने बार बार पढ़ी हुई है। समझ लगी? कि पहले कॉस्ट मॉडल, फिर रिवैल्यूएशन, फिर का नहीं कॉस्ट, फिर का नहीं रिवैल्यूएशन, पक्का 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 कॉस्ट। पिछली तो ट्राई बाल थी। तो कैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टैंडर्ड कहता है मजाक नहीं है। कहता है ये जो मजाक आप इसके साथ कर रहे हैं, अगर वही मजाक हम आपके साथ करें कि सुबह 9 बजे मैसेज है पास, फिर 9:30 मैसेज है सॉरी मैसेज गलत आ गया था, आप फेल है, फिर दोपहर को फिर मैसेज है या नहीं सॉरी पास, तब तक तो जूते पड़ चुके हैं जो अब्बा जान से जो पढ़ने थे, बेल्टों के निशान छप चुके हैं कमर पे। हूं थोड़े मैसेज तो मैं 4 पावा जो होना सी। अब अगर वो दोपहर को पास का मैसेज आया था तो पापा को दिखा के वो मैसेज, वो बेल्ट, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। पापा मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि आपको पैसे दे दें कि यार वो बाहर जाके ना आयोडेक्स ले आके तो लाला है। मैक्सिमम ये रिकवरी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और समझ लगी बात की? तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी कहां कहां पे किस किस अंदाज में अप्लाई होती है। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, भाई इसको एसेट मानना भी है कि नहीं मानना, ये भी हमें अकाउंटिंग पॉलिसी बताएगी। लॉजिक समझ रही? मतलब हम किसी चीज को एसेट क्यों मानते हैं? हम गाड़ी को क्यों मानते हैं कि ये एसेट है? सोचो, सैलरी को क्यों नहीं कहते कि ये एसेट है? गाड़ी को क्यों कहते हैं कि ये एसेट है? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा दिमाग में। तो क्या क्राइटेरिया कि गाड़ी को एसेट कहते हैं, सैलरी को एसेट नहीं कहते? कि गाड़ी से फ्यूचर में फायदा होना है, सैलरी से फ्यूचर में फायदा नहीं होना। तो ये आपको किसने बताया कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ IAS 16 में, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। और एक और बात भी लिखी हुई थी उसमें, क्या? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। दो बातें कहता है दुनिया में, ये दो बातें जिस चीज पे भी अप्लाई होंगी वो एसेट है, चाहे कुर्सी क्यों नहीं हो। वो कहता है अगर ये रिमोट है ना, रिमोट के ऊपर भी दो बातें पूरी है ना, तो रिमोट भी क्या होगा? एसेट होगा। लेकिन बिजली, बिजली एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? वो बोलो सही। क्या इसकी कॉस्ट नहीं पता? बिजली की पता है, बिल आता पता नहीं चल जाता। एसेट क्यों नहीं है? इसका फ्यूचर में फायदा कोई नहीं है, इसको अभी हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना। ये बिजली फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं हो सकती। जो बिजली का बिल आता है वो उस बिजली का आता है जो इस्तेमाल कर चुके, या उस बिजली का आता है जो इस्तेमाल करनी है? तो वो जो इस्तेमाल कर चुके डेट मींस उसका फायदा ले चुके। फ्यूचर की बिजली तो नहीं ना परचेज की हमने। लॉजिक समझ आ रही है? तो अगर तुमने प्री पेमेंट की हो, मतलब जिस तरह से मोबाइल पे हम रिचार्ज करते हैं, तो हमने पैसे डाल लिए मोबाइल में, 100 शो हो रहा है जी, 100 रुपए का बैलेंस मौजूद है, तो ये एसेट है कि नहीं है? क्यों? इसका फ्यूचर में फायदा होगा। इसी तरह से अगर आपने बिजली एडवांस में, अगले पूरे साल की बिजली एडवांस में परचेज कर ली है, तो वो बिजली फिर क्या होगी? वो एसेट हो। समझ लीजिए? मतलब इस तरह भी हो सकता है कि वापड़ा वाले कह रही भाईजान सेम पाओ तो अपने मीटर च ऐसे 20,000 रुपए दिए। क्या मतलब है? 20,000 रुपए की बिजली आपने परचेज कर ली। अब जब तक वो 20,000 रुपए पूरे नहीं होंगे आपको बिल नहीं आएगा। तो समझ लगी बात की? तो बाहर के किसी कंट्री में ऐसा कंसेप्ट होता होगा कि एडवांस में बिजली परचेज करो, जैसे सिम में एडवांस में बैलेंस डालते हो, बिजली भी एडवांस में। तो समझ लगी बात की? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बच्चों क्लियर है? फिर मेजरमेंट बेसिस, कि मैयर कैसे करना है, कॉस्ट मॉडल है या फेयर वैल्यू मॉडल?
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फिर प्रेजेंटेशन में क्या करना है कि जैसे पढ़ा था गवर्नमेंट ग्रांट को सेपरेट शो करें या माइनस करके शो करें, ये प्रेजेंटेशन में इम्पैक्ट डालता है। As per IAS 8, accounting policy should be selected by applying the requirement of IFRS. As per IAS 8, once accounting policy is selected, it should be applied consistently. पहले बच्चों क्या करना है आपने? पहले क्या करना है? सिलेक्ट, फिर क्या करना है? अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है? कंसिस्टेंटली, कि एक दफा जैसे अप्लाई की थी अगले साल भी चलेगी। एक दफा रिवैल्यूएशन मॉडल चूज कर लिया है तो बाद में कॉस्ट मॉडल की इजाजत, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था आपने ये पॉइंट, याद है? बोलो तो सही कि कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट ही चलेगा, फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू चलेगी। अच्छा, लेकिन बच्चों मसला ये है कि इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? ठीक है जी, बात हो रही चेंज की। असूल यही है कि चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि चेंज करना पड़ जाए तो फिर क्या करना है? आइए सीडीए बताएगा। असूल क्या है कि चेंज नहीं हो सकती। पहले असूल पढ़ेंगे, फिर असूल के बाद एक्सेप्शन पढ़ेंगे। तो लॉजिक समझ आई है? अच्छा, अच्छा बच्चों, अब जरा समझना अपने ध्यान से कि चेंज करना कैसे अलाउ हो सकता है। स्टैंडर्ड तो सीधा सीधा कहता है भैया चेंज नहीं हो सकता, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं कि आपको चेंज करना पड़ सकता है। देखो स्टैंडर्ड का प्राइमरी पर्पस यही है कि भाई कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर लिया है तो उसको कंटिन्यू करो, यहां तक की बात में लगी। जैसे एफएससी करने के बाद आप सीए में आ गए हो तो दुनिया का हर बंदा को क्या मशवरा देगा? हम आ ही गए हैं तो थोड़ी मेहरबानी क्या करो, पूरा करो। नहीं बात सुनेगी, जब आपने चीज सिलेक्ट ही कर लिया तो फिर क्या करो? हर दुनिया का अक्लमंद बंदा आपको ये मशवरा दे, बेवकूफ क्या मशवरा देंगे? और मैं आर्मी से आ गया तू भी आ, समझ लगी? डॉक्टर आपको क्या मशवरा देगा? साल होर ला, एफएससी में मजीद नंबर लै, एमबीबीएस आ। इंजीनियर क्या मशवरा देगा? यार चंगी भली तो इंजीनियरिंग की थी, साल होर ला, नंबर बहुत लै तो इंजीनियरिंग चल। लेकिन अगर डॉक्टर अक्लमंद हुआ, डॉक्टर भी अक्लमंद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो वो आपको क्या मशवरा देगा? यार जरी शायद कर शुरू की तो मैं पूरा कर। और अगर इंजीनियर अक्लमंद हुआ तो वो क्या कहेगा? यार जरी शायद शुरू की थी पूरा। समझ रही बात की नहीं? तो पॉइंट यही है कि अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जो पॉलिसी आपने शुरू की है उसको क्या करो? कंसिस्टेंटली अप्लाई। लेकिन कुछ ना गुजरी वजूहत की वजह से ऐसा करना पड़ ही जाए तो फिर आगे सोचना है कि उनकी करी, मतलब आई क्या भी कहना पड़ जाए डिस्क्वालीफाई। अब तो आप सीए करना भी चाहे तो आई क्या अपनी करता था बार उनकी कर सकता, फिर डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी पॉलिसी चेंज करनी। लॉजिक समझ आई कि नहीं? अच्छा, फर्क। अब फर्ज करो बच्चों, पुराने वक्तों की बात है, 1960-70 की बात है। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ दो कंपनियां थी, एक थी होंडा, दूसरी थी टोयोटा। होंडा ने कहा जी हम फाइफो मेथड फॉलो करेंगे, टोयोटा ने कहा नहीं असली वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे। तो दोनों साथ पाकिस्तान में चल रहे थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। फाइफो भी अलाउड है और वेटेड एवरेज भी अलाउड है। लॉजिक समझ आ गई? फिर कुछ साल गुजरे, किया मोटर आई, सुजुकी आई, चंगान आई, एमजी मोटर आई, फा आई, प्रोटॉन आई, हुंडई आई, ऑडी आई। ये सारी कंपनियां पाकिस्तान में आई और इन सब कंपनियों ने पाकिस्तान में आके क्या किया? वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया। कौन सा मेथड फॉलो किया? अब पूरे पाकिस्तान में एक कंपनी है जो क्या फॉलो कर रही है और बाकी सारी क्या कर रही है? अब जब कोई शेयर होल्डर उठ के होंडा कंपनी की फाइनेंशियल को टोयोटा के साथ कंपेयर करेगा या किया के साथ करेगा या सुजुकी के साथ करेगा या किसी और के साथ भी करेगा
तो क्या उसको हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू और उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू को कंपैरिजन कर लेगा तो बात समझ आ रही? तो कभी समझ नहीं पाए, कंपैरिजन नहीं कर पा रहा वो। समझ लगी? अब पाकिस्तान में बैठे आपके पास कीबोर्ड है, तो आपको कीबोर्ड की सारी वैल्यूज का पता है कौन सी वैल्यू कहाँ पे, ऐसे ही है। आपकी जॉब हो जाती है सऊदी अरब, सऊदी अरब जाते हैं, वहां पे कीबोर्ड ही चेंज है, वहां पे एबीसी बिल्कुल एक पैटर्न पे लिखी हुई, तो अब वो कीबोर्ड इस्तेमाल कर पाएंगे? वो बोलो तो सही, आपके लिए आसानी कब होगी? जब वहां पे भी वही कीबोर्ड हो जो पाकिस्तान में। लॉजिक समझ आ रही है नहीं आ रही? तो पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम होगा तो लोगों की मूवमेंट क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ये जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले सॉफ्टवेयर आए हैं, ये क्यों आए हैं? और बोलो तो सही, कि आप चाइना में भी जाए तो अगर आप अगले बंदे को हमारी अपनी बात समझा सके और अगले बंदे की बात समझ सके, बजाय इसके कि आप यहाँ पे बैठ के 6 महीने का कोर्स करें और चाइनीज सीखें। समझ लगी? तो लैंग्वेज सीखने में टाइम लग रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, उसी वक्त आपकी बात उसको कब कन्वर्ट कर देगा अगले बंदे की लैंग्वेज। इसका मतलब है अब आपको लैंग्वेज सीखने वाले 6 6 महीने के 1 1 साल के प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं, जरूरत इजाद की माँ है। लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? तो यही चीज क्या कर लेती है, लोगों की मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसान कर देती। नहीं तो पुराने वक्तों में ही होता था, जो जहां पैदा हुआ वहीं पे मर गया, वो अपने उस इलाके को छोड़ ही नहीं सकता था। कहेगा यार मैं उसे जाऊंगा, पता नहीं उसे केड़े लोग केड़ी बोली बोल रहे हैं, पता नहीं उन्हें मेरी समझ आएगी कि नहीं आएगी, मैं उसे जाके करांगी। हजम शुद्ध। अच्छा, तो बच्चों पॉइंट यही है कि ये शेयर होल्डर कंफ्यूज हो जाएगा अगर एक कंपनी फाइव फॉलो करती है और बाकी सारी कंपनी वेटेड एवरेज फॉलो करती है, तो कहेगी हम साड़ा की कसूर है, इसके शेयर होल्डर हमेशा इसको गालियां देंगे होंडा को, यार थोड़ी गड्डियां नहीं सेल होंगी, थोड़ा इंडियन इन्वेंट्री पई है बाकी नहीं पई। लॉजिक समझ आएगी नहीं? तो फिर ये होंडा कंपनी डिसाइड करेगी, तय करेगी कि यार ऐसा करते हैं जहां पे सारी कंपनियां वेटेड एवरेज फॉलो कर रही है ना, हम भी वेटेड एवरेज में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे इजाजत नहीं है, लेकिन अब इसकी मजबूरी है, मजबूरी में इजाजत हो सकती है। और समझ रही बात की? यार हमारे शेयर होल्डर हमेशा हमारी फाइनेंशियल में देख के ना हमें गालियां देते हैं, 10.5 कसूर की है। मसला ये है कि वो सारी कंपनियां क्या फॉलो कर रही हैं, यही हमारी फाइनेंशियल शेयर होल्डर यूरोप में जाए, यूरोप में आधी कंपनियां फॉलो कर रही है फाइफो, आधी वेटेड एवरेज फॉलो कर रही हैं, वहां पे शेयर होल्डर में गालियां नहीं देता, लेकिन यहां पे गालियां दे रहा है। तो वो कहेगा कि ये गालियां हमको हमारी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं पड़ रही, ये गाली सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि शेयर होल्डर कंपेरिजन नहीं सही कर पा। तो इन गालियों से बचने का तरीका क्या है? क्यों मेथड चेंज कर दे, गालियां नहीं पड़ेंगी। लॉजिक समझ आइए? तो इनको इजाजत है, इनको मेथड चेंज करने की इजाजत है, स्टैंडर्ड खुद कहेगा कि ठीक है यार कोई मसला। याद है बात हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी पढ़ी थी, याद करो, कि कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा सकते हैं, वहां पे जस्टिफिकेशन क्या देनी पड़ेगी, कॉस्ट से फेयर वैल्यू में जा सकते हैं लेकिन फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे नहीं जा सकते। तो जाने की कोई जस्टिफिकेशन थी जो अगले मान लेंगे। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, शाबाश। कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में जाने की इजाजत है, फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट में जाने की इजाजत नहीं है, उसकी एक वजह थी। नहीं। निकालो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ढूंढो, वो जुमला ढूंढो जो लिखा हुआ स्टैंडर्ड में है। नहीं, क्या? इट कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकती, ये सिंपल असूल है। यहां पे आ गई एक्सेप्शन, अनलेस द चेंज विल रिजल्ट इन ए मोर अप्रोप्रिएट। और फिर आगे क्या लिखा, कहता फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे आप चेंज करें और आप कहें कि हम मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन की तरफ गए हैं, तो ये बकवास है।
तो बेसिकली बता रहा है कहां से कहां जा सकते हैं और कहां से कहां। तो समझ लगी सबको? अच्छा जी। तो अब अगला पॉइंट आ गया बच्चों कि चेंज करना है आपने। ओके, चेंज कैसे होगा? चेंज बच्चों दो तरह का है, एक प्रोस्पेक्टिव और एक रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव ये है कि जिस दिन खड़े हैं उससे आगे का देखो, पीछे का मिट्टी पाओ। प्रोस्पेक्टिव से क्या मुराद है? आगे का देखो, उनकी कर रहे हैं, जो पीछे हो चुका सो वो मिट्टी पाओ। और रिट्रोस्पेक्टिव क्या कहता है? पीछे वाला भी चेंज करो। और समझ आएगी सबको? अब बोलो तो सही। यस सर। तो चेंज बच्चों दो तरह का, एक प्रोस्पेक्टिव है और एक रिट्रोस्पेक्टिव। अब कौन सा प्रोस्पेक्टिव कैसे अप्लाई करना है और रिट्रोस्पेक्टिव कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर दो चीजें हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पहला है जी रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस और दूसरा रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट। ये बात समझ आई? देखो, आईएफआरएस को आप ऐसे समझ लो जैसे आई कैप है। आईएफआरएस से मुराद यहां पे क्या है? आई कैप। आई कैप अगर आपको कहे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ एमएफए नहीं दे सकते, तो फिर आप दे सकते हैं। आई कैप ने मना कर दिया, नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप खुद कहें कि भाई FR1 है, FR1 के साथ यार मैं बी ला नहीं दे सकता, मैं टैक्स दूंगा, तो ये आप सोच रहे हैं कि आई कैप ने कहा है। दोनों में फर्क है ना। एक पे तो आई कैप ने पाबंदी लगा दी हुई है, वो तो हो ही नहीं सकता। और एक आप खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, आई कैप ने नहीं रोका। आप खुद कह रहे हैं कि यार मैं FR1 देना टैक्स देना, मैं बीला नहीं देना, या बीला देना टैक्स नहीं देना। आई कैप ने तो नहीं आपको कहा, आई कैप कह रहा सारे पेपर देखो, टेंशन नहीं है। यहां तक की बात लगी? अच्छा, अब अगला पॉइंट है बच्चों, अगर आई कैप पाबंदी लगाएगा ना, तो आई कैप फिर आपको असूल भी बताएगा। पॉइंट समझ आएगा नहीं आ रहा? जब आई कैप पाबंदी लगाएगा तो फिर आप आई कैप क्या करेगा? असूल भी बयान करेगा। असूल ये बयान करेगा कि अगर किसी बच्चे के 6 पेपर पास है, सिर्फ 2 रहते हैं, कॉस्ट और एमएफए, तो फिर वो दोनों इकट्ठे दे सकता है, क्योंकि उसके रईद हो गए। फिर ये नहीं होगा कि एक 6 महीने कॉस्ट दे तो अगले 6 महीने एमएफए दे। लॉजिक समझ आएगी नहीं? फिर आई कैप असूल चेंज करेगा, उसमें बताएगा वन बाय वन, जो है ना वो तरीके बताएगा कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे। मतलब वो ये भी कह सकता है कि अगर किसी बंदे के डिस्क्वालीफाई होने में सिर्फ 6 महीने रह गए, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो उसको भी इजाजत है कि वो दोनों पेपर इकट्ठे दे दे। वो पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब आई कैप पाबंदी लगाएगा तो फिर आई कैप तरीके भी बताएगा, मुख्तलिफ किस्म की बातें भी बताएगा, इंज कर लो, इंज नहीं दे, इंज कर लो, इंज नहीं दे, इंज कर लो। लेकिन अगर पाबंदी आई कैप ने नहीं लगाई, आपने खुद लगाई है, तो फिर आई कैप तो आपको कुछ नहीं ना बता सकता। तो बोलो तो सही। यस सर। मतलब आपने खुद कहा मैं फेयर बंदे ना टैक्स देना, ला नहीं देना, तो आई क्या कहेगा फिर सोच तू करना की, मैथ नहीं तेनों क्या है, मेरे वाले तो सारे पेपर दे। अब पढ़ना तूने जैसे मर्जी पढ़, मैंने तो नहीं बताना कि सुबह सुबह उठ के FR1 पढ़नी और दोपहर के वक्त तूने ला पढ़ना। ये तूने डिसाइड करना है कि क्या कर। हाँ, MFR कॉस्ट की बात आएगी तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कर, क्योंकि वो पाबंदी मैंने लगाई। और लॉजिक समझ आ रही सबको? अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट ये है कि अगर तो चेंज आया है IFRS की वजह से, तो फिर IFRS आपको ट्रांजिशनल प्रोविजन देगा। ट्रांजिशन से मुराद होता है कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाना, एक पॉलिसी से निकल के दूसरी पॉलिसी पे शिफ्ट होना। जैसे आई कैप की पुरानी पॉलिसी थी 2021 वाली, और अब नई पॉलिसी आई है 2025 वाली एजुकेशन स्कीम। ऐसे ही ना? पुरानी एजुकेशन स्कीम में PRC में कितने पेपर होते थे? 5। अब कितने हैं? 3। तो कोई बच्चा धक्के से चौथा और पांचवा पेपर देना चाहे तो दे सकता है? नहीं दे सकता। समझ लगी? तो आई का आपने चेंज किया है ना, तो आई का तरीका वारदात भी बताएगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना।
समझ लगी कि अगर किसी बच्चे ने पुराने पीआरसी के 5 पेपर पास किए हैं तो अब उसको नई स्कीम में इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो कोर्स है वो नहीं करना पड़ेगा, उसको उसमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन जो नया बच्चा है जो 3 पेपर पास करके आ रहा है, अब उसको इंग्लिश लैंग्वेज वाला कोर्स भी करना पड़ेगा। क्या मतलब है? आई कैप गाइड करेगा हर जगह पे कि किस किस ने अब क्या क्या करना है। पुरानी स्कीम वाले बच्चे ये करेंगे, नई स्कीम वाले बच्चे ये करेंगे। और लॉजिक समझ आ रही सबको? ठीक हो गया। और अगर आपने खुद से फैसला किया कि मैं ए वाला पेपर नहीं देना, ए वाला पेपर देना है, तो फिर बच्चों आपके ऊपर है कि आपने क्या किया। लॉजिक समझ आ गई? मतलब अगर आईएफआरएस की तरफ से पॉलिसी चेंज हो रही है ना, तो आईएफआरएस आपको तरीका बताएगा, ट्रांजिशनल प्रोविजन देगा। क्या देगा? तो जब ट्रांजिशनल प्रोविजन देगा तो आपने ट्रांजिशनल प्रोविजन को क्या करना है? फॉलो करना है। ट्रांजिशनल प्रोविजन को क्या करना है? फॉलो करना है। जो लिखा होगा फिर फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं दी तो वो चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। रिट्रोस्पेक्टिव जैसे क्या हो रहा था? पहले दिन से, ऐसे ही जैसे आपने पहले दिन से नई पॉलिसी फॉलो की थी। और समझ आएगी बात की? नहीं समझ आएगी। अगर उसने नहीं बताया कि कौन कौन सा काम कब कब करना है, तो क्या मतलब है? फिर क्या करना पड़ेगा? रिट्रोस्पेक्टिवली पहले दिन से ही सोचना पड़ेगा। अगर पहले दिन से ये वाली पॉलिसी होती जो आज अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आता? ठीक हो गया। और अगर हमने खुद से पंगा लिया है, वॉलंटरी चेंज करने जा रहे हैं, चेंज बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से मुराद हम खुद, अगर हम खुद पॉलिसी चेंज करने जा रहे हैं तो फिर ट्रांजेक्शन प्रोविजन नहीं होगी। फिर ट्रांजेक्शन प्रोविजन, फिर हमें बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ेगा? रिट्रोस्पेक्टिवली पहले दिन से, 10 साल पहले अगर पॉलिसी होती तो 10 साल पहले से लेके आज तक क्या होता? शुद्ध बना। अच्छा नहीं। अब बच्चों इसको एग्जांपल से समझते हैं। कहते 2003 में ना IS-23 के ऊपर रिवाइज्ड IFRS आया था। कब आया था? 2003 में। 2003 से पहले क्या होता था? 2003 से पहले IS-23 में लिखा था कि वो जो कर्जा आपने लिया है ना, उसके ऊपर जो सूद पड़ेगा, चाहे तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर लो, चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, कोई मसला नहीं। अब आप सोचो, आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कर्जा लिया, उसके ऊपर सूद पड़ रहा है, आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा आसान? आवाज नहीं आई। प्रॉफिट एंड लॉस वाला। अब आप इस खजल खुआरी में क्यों पड़े कि कैपिटलाइजेशन रेट निकालो, महीने देखो, कौन से महीनों में सस्पेंशन हुई थी, कौन से महीनों में नहीं हुई थी। इस सारी कैलकुलेशन से, इस सारी बातों से आज आपकी जान छूट जाएगी। आप कहेंगे जितना सूद पे कितना प्रॉफिट लॉस ले आ जाओ, बस गल खत्म। तो जब IS-23 में ये बात लिखी थी ना कि आपके पास दो रास्ते हैं, जो सूद बिल्डिंग के लोन के ऊपर आपने पे किया है, या तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ले जाओ या प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, तो सारी दुनिया ने क्या किया होगा? प्रॉफिट लॉस में लेके गई होगी। तो स्टैंडर्ड का तो मकसद ही फोत हो गया। तो स्टैंडर्ड हो या ना हो कोई फर्क, क्योंकि दुनिया इस स्टैंडर्ड के बगैर भी वही कर रही होती जो इसकी मौजूदगी में कर रही है। समझ लगी? तो IFRS वालों को फील हुआ 2003 में जाके कि यार साड़ी तो गल ही नहीं सुनी इन्होंने। असं इन्होंने क्या सी दो ट्रीटमेंट ने, पूरी दुनिया ने दूसरा ट्रीटमेंट किया ही नहीं। सारी दुनिया पहले में पड़ी रही। उनके तो ज्यादा, अगर दुनिया में टोटल 100 कंपनियां हैं
तो हम अज्यूम कर रहे थे कि 60 ये वाला फॉलो कर लेंगी, 40 ये वाला कर लेंगी, लेकिन 100 की 100 ने यही किया। इसकी तरफ तो कोई आया ही नहीं, क्योंकि इसकी तरफ आने के लिए कैलकुलेशन चाहिए थी, और कैलकुलेशन कोई छोटा मोटा बंदा कर नहीं सकता। उसके लिए क्या चाहिए थे, वो बोलो तो सही, क्या चाहिए थे? कौन से? अकाउंटेंट चाहिए थे। तो अकाउंटेंट मुफ्त में काम करेगा? वो की मंगेगा पैसे, और कैसे अकाउंटेंट को पैसे देने दी, पॉलिसी चेंज कर लेते। पॉलिसी क्या रखी? बोलो सही, प्रॉफिट लॉस में सूद देता है ना, चौक के प्रॉफिट लॉस छुपाओ। क्या इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है? वो कहते बी कॉम भी कर लेगा। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 लाख रुपए पर मंथ क्यों दें? अगर ये काम वो 40,000 रुपए वाला बी कॉमर बच्चा भी कर सकता है, तो सीए जो है उनको 5 लाख क्यों दिए? समझ लगी? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिजर्व पे बाजी की लत, क्योंकि टेक्निकल काम चाहिए ही नहीं, बात ही खत्म हो। IFRS ने क्या जाती है, तो फिर IFRS ने क्या किया, 2003 में स्टैंडर्ड चेंज कर दिया। क्या कर दिया उसने? कहा कि आज के बाद बोरिंग कॉस्ट का एक ही ट्रीटमेंट है, दूसरा है ही नहीं। क्या? कि भाई जो भी बोरिंग कॉस्ट होगी, ऑल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज टू दी, कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, पुरानी ऑप्शन खत्म कर दी। लॉजिक समझ आ गई? वो बोलो सही, स्टैंडर्ड चेंज हो गया। अब स्टैंडर्ड चेंज हो गया, IFRS ने चेंज किया कि आपने चेंज किया? मतलब पीछे से आई आपने चेंज कर दिया। जब आई आपने चेंज कर दिया तो मानना पड़ेगा कि नहीं? आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, असं तो पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे, हमने तो बीला लैदा और सीला लैदे देना, तो ये जो मर्जी करना कर, कह सकते हैं? वो बोलो सही, नहीं कह सकते। आप कहते हैं BMBS का पेपर ही देना है, डाटा सिस्टम समझाते नहीं ना से देना है, कह सकते हैं क्या? यार ये तो चंगी जाती है, और जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट पास हो गए ना, सान पेपर दे के, साड़ी बारी तुम पेपर रोके पाते ऐसी है। साढ़े को BMBS वाला पेपर लो, तो बोलो तो सही, आप डाटा सिस्टम वाले पेपर में जाए, BMBS का पेपर लाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है? नहीं हो सकता। हम क्या पैदल ओ बुआ है, शाबाश, बाहर निकल। कहेंगे आज नहीं हो सकता, मैं पैसे जमा कराए। वो कहेंगे पैसे कादे जमा कराए? वो कहेंगे वैबसाइट देते ऑप्शन ही नहीं सी है BMBS ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ पैसे जमा कराते BMBS? समझ लगी? अल्टीमेटली आप फंस जाएंगे, अल्टीमेटली आपको डाटा सिस्टम का पेपर देना पड़ेगा। आप उस टाइम पे नहीं देंगे, निकल जाएंगे 6 महीने बाद, आगे उधर ही बैठेंगे। तो समझ आ गई है? आना तो दार थले ही है। सीए करना है तो आई क्या आपकी बात है माननी पड़ेगी। अब नहीं मानोगे, गालियां दोगे, कोई मसला नहीं, 6 महीने हो सही, 6 महीने बाद भी गालियां दोगे, कोई मसला नहीं, और 6 महीने से 5 साल बाद भी गालियां दोगे, तो बैठना तुम उत्थे ही है। फिर जब तक आप गालियों से बाज आगे सही तरह से तैयारी करके पेपर नहीं ना देते, सीए नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है गालियां देने का कोई फायदा, टाइम वेस्ट कर रहे। या तो अब ये करो ना कि मैं पापा को लेके आ रहा हूं एग्जामिनेशन सेंटर, और मेरा पेपर जो है ना आपके साथ बैठे मेरे पापा भी चेक करेंगे। ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, नंबर मेरे 95 आते हैं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 48 ਤੇ फेल कर देंगे हो। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब की बार आप जब पेपर चेक करेंगे ना, पापा मेरा डंडा पकड़ के आपके सर पे खड़े हो सकता है ये? वो आपको आपका पेपर दिखा नहीं सकते, पापा तो बड़ी दूर की बात है। रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो रीचेकिंग को आपके साथ बिठा के चेक करेंगे दोबारा, इसकी भी इजाजत नहीं। और समझ लगी बात की? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट है बच्चों, द बोरिंग कॉस्ट फॉर ऑल इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट। अब पॉइंट ये है, द रिवाइज IFRS प्रोवाइडेड
ट्रांजिशनल प्रोविजन, IFRS में ट्रांजिशनल प्रोविजन आई कि नहीं आई? वो आई है कि नहीं आई? आई है। That allowed the company to capitalize the cost from year beginning on or after 2004। ये क्या कह रहा है? पिछले वाले में जाना ही जाना है, या ना भी जाए तो गुजारा हो सकता है। कैसे पता लगा? और लिखा हुआ है, और क्या मतलब है? ट्रांजिशनल प्रोविजन कहती है कि माजी में जाना चाहो तुम्हारी मर्जी है, ना जाना चाहो 2004 में से ऑनवर्ड सब कुछ ठीक कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन ने हमें दोनों रास्ते दे दिए, अब हमारी मर्जी, हम जो मर्जी कर। वो कहता है पीछे वाला डाटा चेंज करना है तुम्हारी मर्जी, नहीं चेंज करना ना करो, तुम्हारी मर्जी। दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब कंपनी ने क्या पंगा लिया? दिस, अच्छा आगे लिखा है और बिफोर दिस डेट इफ प्रिफर्ड। कहता है इन दोनों रास्तों में से अफजल रास्ता कौन सा है? कौन सा प्रेफर है? पहले वाला से क्या मुराद है? 2004 से ऑनवर्ड। हाँ, कहता है अफजल तरीका ये है कि 2001, 2, 3 में जो आपने किया ना उसको रिवर्स करो, अफजल तरीका ये है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो क्या आपको जुर्माना होगा? जुर्माना नहीं होगा। तो समझ आएगी बात की? और बोलो तो सही। इफ प्रेफर्ड का मतलब समझ आ गया कि अफजल तरीका यही है कि पिछले वाला डाटा चेंज करो। लेकिन अगर नहीं करते, 2004 से ऑनवर्ड भी चलते हो ना, तो कोई जुर्माना नहीं होगा। अच्छा जी, द एंटिटी चूज टू कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट फ्रॉम अर्लीस्ट डेट पॉसिबल। अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी ने दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता डिसाइड किया? पीछे वाले से क्या मुराद? ठीक है, वो कहता है पुराने सालों में जाएंगे, सारा डाटा चेंज। ठीक है जी। द प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर, क्या मतलब है? बस ये बात है, सोचो। प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं होगी, और इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट का कोर्स कुछ हमें होता है जब हो जाता है तो थोड़ी उसके बाद तो फिर वो एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। इसके ये जो लफ्ज उसने लिखा हुआ बच्चों, इसका क्या मकसद है कहने का? इसके पीछे मकसद है बकवास। तो बोरिंग कॉस्ट ऐड, हाँ, इज नॉट एट अवेलेबल फॉर यूज का मतलब बच्चों ये है कि बोरिंग ये अभी भी क्वालिफाइंग एसेट। इसका मतलब क्या है? मतलब इसके ऊपर अभी भी बोरिंग कॉस्ट ऐड हो सकती है। मतलब ये वो प्लान है जो 3 साल से बनता जा रहा है, 3 साल हो गए इसको, 36 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ये प्लान मुकम्मल नहीं। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, 2001 में इसके ऊपर कितना सूद लगा? 2 में कितना सूद लगा? 3 में कितना सूद लगा? इन तीनों सालों में सूद हम कहां लेके गए होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब नई पॉलिसी के मुताबिक वो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में 000 सूद जाना चाहिए। लॉजिक समझ आई? अच्छा, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ 2002 का जो प्रॉफिट है और 2003 का जो प्रॉफिट है, इसमें से तो सूद माइनस हुआ होगा। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जब हम कहते हैं कि भाई पुराने सालों में भी जाएंगे, तो इसका मतलब है 2002 का प्रॉफिट भी गलत है और 3 का प्रॉफिट भी गलत है, और 1 का प्रॉफिट भी अगर होता तो वो भी क्या होता? गलत होता। उसने दिया नहीं हमें। ये पॉइंट समझ आई? इसका मतलब बच्चों ये भी हुआ, फिर ये जो रिटेन अर्निंग है ये भी क्या है? गलत है, ये भी गलत है। और 2001 की भी अगर कोई रिटेन अर्निंग होती तो गलत होता। ऐसी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 2001 की रिटेन अर्निंग नजर आ रही है? यस सर। कौन सी है? 2002 की। ये जो 2002 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग है ना, ये बेसिकली 2001 की ही क्लोजिंग रिटेन अर्निंग।
नहीं बात सुन लगी? तो बोलो तो सही, नहीं समझ रही? ये भी गलत। असम्पशन, ये 955 कैसे बना और ये 5 लाख कैसे बना? रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी। तो बच्चों ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इसमें दो दो गलतियां आ रही हैं बच्चों, इसमें दो दो गलतियां आ रही है। कौन कौन सी? एक तो रिटेन अर्निंग गलत है और एक प्रॉफिट भी गलत है। दो गलतियां इकट्ठी हो रही है इसमें, नहीं बात समझ लगी? इस 5 लाख में दो फटे हैं। कौन कौन से? रिटेन अर्निंग तो जो पिछली है वो भी गलत है और जो प्रॉफिट है वो भी। बराबर, आगे चलते हैं। तो क्या बच्चों इसका मतलब है 2001 का प्लान ठीक है? 2002 का प्लान ठीक है? 2003 का प्लान ठीक है? ये भी फिर गलत है। ये भी फिर क्या है? और ये तो वैसे ही हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? ये 1-20 कहां से आ रहा है? ये बात में लगी है। ये 5 लाख कहां से आ रहा है? ये बात में लगी है। ये 955 कहां से आ रहा है? ये बात में लगी है। ये 1-20 बेसिकली 2001 की रिटेन अर्निंग है, ऐसी है ना? ये तो बात हो रही थी ऊपर। अच्छा, उसने क्या कहा जी? कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, कि चेंज इन पॉलिसी की वजह से इफेक्ट किस किस पे आया है वो आपने बताना है। तो बच्चों जब आपको सवाल पूछा जाएगा ना इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, तो आपने सबसे पहले बताना है कि प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट आया है और एक्सपेंस पे कितना इम्पैक्ट आया है। हम बताएंगे 2001, 2002, 2003। हम कहेंगे पॉलिसी चेंज होने की वजह से 2001, 2, 3 तीनों सालों का एक्सपेंस कम हुआ है। तीनों सालों का क्या हुआ है? एक्सपेंस कम हुआ है। तो जब एक्सपेंस कम हुआ है तो प्रॉफिट वो बढ़ गया। ये है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जब भी आज के बाद पूछा जाएगा ना कि चेंज बताओ, तो चेंज का मतलब ये है पॉलिसी चेंज करने पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। हम कहीं एक्सपेंस में कमी आएगी, प्रॉफिट में इजाफा होगा। अच्छा जी, अब बच्चों दूसरी चीज उसने क्या मांगी है? कहता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ 31 दिसंबर 2003 की, और उसके साथ एक्सट्रैक्ट भी आएंगे। अच्छा, और जब बच्चों वो 2003 की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मांग रहा है ना, तो साथ दो भी आएगी कंपैरेटिव के तौर पे, एक नहीं आएगी। तो लगी बात की? किस साल की उसने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मांगी है? 3 की। तो कंपैरेटिव में क्या आएगी? 2 की। एक आएगी। लेकिन कंपैरेटिव वाली क्यों आएगी? वैसे ही चेंज थे। बच्चों अभी अभी SOCIE का टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक नोट पढ़ा था, याद करो। उस नोट में कुछ लिखा हुआ था। पहन लगी मौत, पहन लगी मौत। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक हमने आज से तकरीबन 2000 साल पहले पढ़ा था। उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा था जो याद नहीं आ रहा। जब भी स्टेटमेंट्स बनाएंगे हम कंपैरेटिव बनाएंगे। उसमें बच्चों जो पढ़ा था ना, मैंने आपको लिखवाया भी था, ये आपकी हालात हैं। याद है कुछ कुछ? क्या लिखा हुआ है? अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो कंपैरेटिव पर भी जाएंगे। अगर क्वेश्चन सिंगल करनी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। अगला टॉपिक शुरू किया, दफन हो गया। तो समझ आई है? उसने 2003 का आपसे इनकम स्टेटमेंट मांगी है, 2 की बात उसने की है। और बोलो से गूंगे हो, तो क्यों लिखेंगे 2 फिर सर जब उसने कहा ही नहीं है? हमने ये पढ़ा था, असूल ये है कि अगर डाटा 2002 का दिया हुआ है तो 2 भी कंपैरेटिव के तौर पे आएगा। लेकिन डाटा तो 1 का भी दिया हुआ है, तो 1 क्यों नहीं आएगा फिर? कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो 1 साल का कंपैरेटिव आता है, 2 सालों का नहीं आता। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? तो बच्चों अगला पॉइंट,
अब अगर हम प्रॉफिट लॉस बनाए तो प्रॉफिट लॉस में जो कितनी लाइनें आएंगी, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सारी चीजें आएंगी। क्या आएगा? जो डाटा आपको दिया हुआ उसके मुताबिक क्या आएगा? इंटरेस्ट है और क्या क्या आएगा? बस और क्या आएगा? प्रॉफिट। दो लाइनें आएगी बस। लेकिन दो लाइनों में भी सोचो जरा, इंटरेस्ट आएगा? क्यों? हम तो नई पॉलिसी के मुताबिक एसओसी बनाने जा रहे हैं ना, तो नई पॉलिसी में तो इंटरेस्ट नहीं आना, वो तो जीरो हो जाना। तो बच्चों जब एसओसी के एक्सट्रैक्ट मांगे जाएंगे सिर्फ एक ही चीज आएगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आना ही नहीं है, वही तो खत्म किया है। जैसे जो चीज खत्म होगी एक्सपेंस वगैरह उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन डायरेक्ट कुछ वो कर देंगे तो प्रोसेस रहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ है। और कराने ए देख शो कराने हैं भाईजान दा ध्यान ना देख 2002 2003 पता कैसे चलेगा देखने वाले को कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ है? है। लेकिन जो बंदा देख रहा होगा बैंक का उसको कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ है? हाँ, ये ऊपर कुछ लिखा होगा, उसके पास पिछले साल की फाइनेंशियल में होगी कि नहीं होगी? पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2002 का प्रॉफिट उस पर क्या छपा होगा? क्या छपा होगा? 380 छपा होगा। क्या ये बात समझ लगी? वो पिछले साल की फाइनेंशियल में खोलेगा उसमें प्रॉफिट क्या नजर आ रहा होगा? अब क्या नजर आएगा? और ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब? ये हमने चेंज कर दिया प्रॉफिट। और इस साल का प्रॉफिट उसके पास छपा हुआ था पहले, है? उसके पास स्टेटमेंट तो बंदी होगी ना पिछले साल 2003 कब? एंड पे साल के। तो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, इसका मतलब पहली दफा निकल रही होगी। तो इसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत है कि भाई जने गलत से सही किया नहीं बात लगी। तो को बंदा कले रोटियां लैन, तुम रोटियां लैके वापस आए, रोटियां 5 गई से 5 आ गई हूं तू 10 दिन शुरू कर दे यार मैं पहले गया 4 रोटियां लभियां, मैं हॉस्टल के कोल पहुंचा, मैनू याद आया तू तो 5 गया सी, फिर मैं वापस गया एक लैके आया हूं 5 पूरियां लैके देती है। वो कहेगा 10 दिन तो मैनू क्यों सुना रहा है? मैं तेरे को पूछया मैं तेन किनिया रोटियां गई सी, तू किनिया लैके आया? हूं तू भावे 10 बारी खजल हो, मैनू इहदे नाल की लगे? मैंने तुम्हारी ये बकवास दास्तान नहीं सुनी, गल खत्म। हाँ याद तू 4 ले आंदा, मैनू पता चल जाता कि 4 सी, फिर मैं तेनों की कहता जा पुत्र पनवी लै गया। तो समझ आ रही बात की? जब आपने 5 रोटियां गई 5 आ गई, गल खत्म, विच कर ली दास्तान सुनने को कोई इंटरेस्टेड नहीं। तो इस साल का प्रॉफिट तो छपा ही नहीं है। तो इस साल का प्रॉफिट अगर आपने ठीक कर दिया है तो ये उनको बताने की जरूरत, पिछला बताने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पिछला डाटा उनके पास मौजूद होगा। और समझ आई है? इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? रीस्टेटेड, क्योंकि वो डाटा पब्लिश हो चुका होगा, उनके पास पुराना रिकॉर्ड होगा, वो खोल के कंपेयर कर लेंगे। समझ आ गई बात की? ये 397 464 सबको क्लियर है? ये 464 कैसे बना बच्चों? इस साल का प्रॉफिट कितना था? 455। उसमें क्या जमा करेंगे? 9,000। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? इसमें क्या जमा करेंगे? जमा क्यों करेंगे? एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा हो, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा होता तो प्रॉफिट कम हो जाता। लॉजिक समझ आई है? तो बच्चों ये बी पार्ट भी सबको समझ आ गया जी। अब बारी है सी पार्ट की। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 30
31 दिसंबर 2003, ये अभी भी पिछले टॉपिक में बनाई है। पिछला टॉपिक पहले पढ़ा इसलिए था कि जब आई आप इस टॉपिक में ये चीज मांग ले तो आपको पता हो कि क्या करना है। यहां तक की बात लगी। अब बच्चों स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी को तो हमने 5-6 कॉलम पढ़े थे, पढ़े कितने कितने पढ़े थे, लेकिन इस सवाल में कितने कॉलम रहेंगे? एक ही बनेगा। क्यों? इसके अलावा बाकी शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, रीवैल्यू सरप्लस, रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सारे क्यों नहीं आएंगे? उसका उसने डाटा ही नहीं दिया। उसने डाटा ही सिर्फ किसका दिया? रिटेन। लॉजिक समझ आई? अच्छा, अब अगला पॉइंट, किस साल की रिटेन अर्निंग मांग रहा है बच्चों? आवाज नहीं आई। अब हमारा सवाल शुरू कहां से होगा? 2 की किस तारीख से? 1 जनवरी 2002 से शुरू। क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया? पॉइंट पढ़ो। यदि समझ नहीं आई तो रहने दे, कैंसिल, डिलीट मार। टेंशन है दुनिया च होर भी बड़ी गल्लां समझ नहीं आया, जिंदगी गुजरती पई है ना, अरे गुजर जाए, टेंशन नहीं है। 6 महीने और लगे समझना। क्या बात है, क्या है? और पी ले, ये 6 महीने बचा है। वाह, ये दिल में लगी है, छा गया तू। तेरी बात तो कल चलता मैं, यकीन मान, समझ लगी है? तो कॉलेज का 5वां पिलर है, 4 पिलर थे कमरा खलोता है, 5वां तू है। एवं नहीं तू पीला आया, भार चुक चुक क्यों आया? समझ आ रही? परेशान नहीं होना, बस गर्मियां ने नांग लेंगे, सर्दियां सेट हो जाएगा सारा का। हाँ भाई, इसको कोई और समझा सकता है क्या? 1 जनवरी 2002 से क्यों शुरू करेंगे सवाल? बोलो तो सही। हम 2001 में तो नहीं ना जा सकते, 3 में खड़े हैं तो कंपैरेटिव ईयर मैक्सिमम कौन सा आएगा? 1 तो नहीं आ सकता। लेकिन क्या 1 जनवरी 2002 वाले दिन जो 1,20,000 की रिटेन अर्निंग है, क्या ये ठीक है? ये तो ठीक नहीं है, इससे पीछे जा नहीं सकते, इससे पीछे जा नहीं सकते। लेकिन ये वाली वैल्यू ठीक नहीं है। इस 1,20,000 में क्या गड़बड़ है? कितना फटा है इसमें? 15,000 का फटा। ये बात नहीं, एक का प्रॉफिट हम ठीक नहीं कर पाए क्योंकि एक का प्रॉफिट उसने दिया ही नहीं है। तो एक का प्रॉफिट जो भी होगा जो उसने सवाल में नहीं बताया, वो किस में होगा? इस रिटेन अर्निंग में होगा। तो प्रॉफिट ठीक करने का मौका तो हमको नहीं मिला, लेकिन फिर किसको ठीक कर देंगे मजबूरन? रिटेन अर्निंग को ठीक करें। हम सवाल 1,20,000 से तो शुरू करेंगे, लेकिन साथ उसमें बताएंगे इसमें इंपैक्ट भी आना है। कितना आना है बच्चों? जमा करना है, माइनस करना है? जमा क्यों करना है? प्रॉफिट, एक्सपेंस कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। तो बच्चों हम शुरू करेंगे बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2002, 1,20,000, और उसमें लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी 2001, 15,000 जमा करेंगे, और फिर दोबारा लिखेंगे बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2002, लेकिन उसके साथ लिखेंगे रीस्टेटेड। क्या लिखेंगे? रीस्टेटेड। रीस्टेटेड क्यों लिखेंगे? पहले वाला छप चुका है, वो जब अपना पुरानी फाइनेंशियल में खोल ली ना अगर उन्होंने, तो उसमें उनको रिटर्निंग कितनी नजर आ रही होगी? 1,20। वो कहेंगे 1,20 ही, 1,35 कहेंगे ही, वो हमारा सर खाएंगे। तो हम 1,20 से ही शुरू करेंगे सवाल। ये पॉइंट समझ आ गया? हम कहेंगे भाई उथे भी 1,20 ही, इथे भी 1,20 देख लो, मैच हो गया, हूं अगे चल रहे। हम कहेंगे इसमें 2001 के प्रॉफिट का इंपैक्ट आएगा 15 का, और उसी दिन दोबारा रिटेन अर्निंग हमारी कितनी है? 1,35। नई बात सुने, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी क्लियर सबको? इसमें बता दो क्या मसला? ये देखो बच्चों, ये 397 इधर आ जाएगा, और ये 464 इधर आ जाएगा। 397 के साथ रीस्टेट लिखेंगे, लेकिन 464 के साथ रीस्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। और ये वाली चीजें जो लिखी है ना बच्चों, ये शेयर होल्डर को नजर नहीं आएंगी।
ये हमने अपनी वर्किंग की हुई है, क्योंकि हमने तो पेपर देना ना, हमने कौन सा डाटा शेयर होल्डर को दिखाना है। जब फाइनेंशियल में छापेंगे, जब हम सीएफओ बन जाएंगे तो ये चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिखेंगे क्यों, ये हम क्यों लिख रहे हैं, एग्जामिनर को दिखाने के लिए वो भाई ना कढ़िया कहेंगे ताकि तू सब नंबर दे, असि पास होइए सीएफओ बनी। तो जब सीएफओ बन जाएंगे तो फाइनेंशियल में ये चीजें नजर नहीं। लॉजिक समझ आई सबको? स्टेटमेंट चेन इक्विटी क्लियर है? लो जी, अब इसके वाला कीड़ा कि सर जी एंट्री दसो, अब उसकी बारी है, डी पार्ट आगे। तो ठीक है जी, हर चीज का हल है, सबर सबर करिए तुम। लो जी, अब चलो पहले आप अपना एक तुक्का मारो, क्या एंट्री होनी चाहिए इस 9,000 की एंट्री बताओ, 17,000 की एंट्री बताओ, 15,000 की एंट्री बताओ। पहले आप अपना तुक्का मारो ना, फिर देखते हैं। आप 2003 में खड़े हैं, 9,000 की क्या एंट्री करेंगे? हाँ? समझ नहीं आई। प्लांट डेबिट होगा, वेरी गुड। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट होगा, कॉमन सेंस के नॉन सेंस? तेनों ध्यान है सारा कुछ, तू हमें चवला मारन दे। एंट्री बता, एंट्री बता, तेनों तो एंट्री आंदी सी, तू मेरा टेस्ट कर रहा सी ये पता नहीं, देखो यार की सब फसल लगे ने है, और मेरा ले टेस्ट ले आंदा तू। हाँ वो जो थी जहाँ पे प्रॉफिट काम हो रहा था, हाँ एक्सपेंस भी काम हो रहा था, प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा हाँ, था, वहाँ पे तो उनके दोनों चीजें तो क्रेडिट और डेबिट क्या हो कभी प्रॉफिट का अकाउंट देखा अभी तक? केड़े केड़े पेपर से देखा? दस, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सारी याद कर, प्रॉफिट का नाम ना तो आज तक लेजर बनाया करता। हाँ जी, 17,000 की क्या एंट्री होगी? प्लांट डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस, 15,000 से क्या एंट्री होगी? प्लांट डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस, तीनों में से एंट्री होगी। लॉजिक समझ आई? अब बच्चों एक बात याद रखनी है, प्लांट 2001 में था कि नहीं था? था। 2002 में भी है, 2003 में भी है। सेम प्लांट है कि चेंज हो गया? वो पीला था, ये लाल है, अब ये नीला है। वो प्लांट सेम ही है कि चेंज होता जा रहा है? प्लांट तो है, लेकिन बच्चों अगर आपको याद हो, इंट्रो में पढ़ा था आपने कि 2001 के खर्चे 2001 में खत्म हो जाते, याद है? 2002 के खर्चे 2002 में ही खत्म, 2003 के खर्चे 2003 में खत्म। हम किस साल में खड़े हैं? 3 में खड़े हैं। तो इसका मतलब है 3 के खर्चे तो इस वक्त हमारे पास होंगे ओपन, लेकिन 1 और 2 के खर्चे हमारे पास। तो जब हम बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे होंगे 15,000 से भी, 17,000 से भी और 9,000 से भी, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल का तो है, पिछले सालों का नहीं है। तो अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे होंगे तो ये सारे का सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल का क्रेडिट हो जाएगा। लॉजिक समझ आई? पिछले सालों के इंटरेस्ट एक्सपेंस वो बोलो तो सही, वो तो खत्म हो वो तो खत्म हो गया ना। तो उन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का जो रोला है वो इस साल के इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल दें, ये तो जाती है। इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस है कितना? 9। तो मैक्सिमम क्रेडिट कितना हो सकता है? 9। डेबिट 9 से हुआ था तो क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 9। ऐसा थोड़ी है कि डेबिट 9 से हुआ था और क्रेडिट 45 से कर दे, वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस में चला जाएगा। लॉजिक समझ आई सबको कि नहीं आई? हम सिर्फ इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट कर सकते हैं, पिछले सालों का नहीं कर सकते। तो पिछले सालों का फिर कौन सा अकाउंट है जिसको क्रेडिट करें? पिछले सालों का कौन सा अकाउंट है जिसको क्रेडिट करें बच्चों? कोई अकाउंट ऐसा है जो यहाँ पे खुला हुआ है, नजर आ रहा है आपको? रिटेन अर्निंग, हमें पता है वो एक्सपेंस घूम घुमा के कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग। वो अकाउंट क्लोज हो चुके, लेकिन वो क्लोज होके कहां गए? वो प्रॉफिट में गए, और प्रॉफिट कहां गया? तो वो एक्सपेंसेस का अल्टीमेटली जो इंपैक्ट है इसके अंदर आ रहा होगा।
मतलब अगर वो दरिया थे तो ये समंदर है, वो दरिया घूम घुमा के किस में गिरे, तो इसी को अब ठीक करें। नहीं सब बात समझा, आगे सर। तो क्लियर सबको। यस सर। तो बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ 9,000 से क्रेडिट होगा, क्योंकि यही अकाउंट हमारे पास ओपन है, पिछले सालों के अकाउंट क्या हो चुके हैं, क्लोज। तो उन एक्सपेंसेस को क्रेडिट करने की बजाय, क्योंकि वो तो थे ही नहीं, किसको क्रेडिट कर देंगे, रिटेन अर्निंग को। लेकिन प्लांट तो है, प्लांट है कि नहीं है, यस सर। प्लांट तो है, प्लांट को हर साल डेबिट ही करेंगे, क्योंकि वो मौजूद है, वो नहीं खत्म हुआ, एक्सपेंस खत्म हो गया, प्लांट तो है। नहीं बात समझ लगी। अब बच्चों असूली तौर पे जो आपके दिमाग में एंट्री आ रही थी यही होना चाहिए था, क्या, प्लान डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, प्लान डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, प्लान डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 3 एंट्री होनी चाहिए थी। इन 3 में से तीसरी वाली ठीक है, क्यों ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट है, पिछले सालों का एक्सपेंस अकाउंट डिलीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिर वो एक्सपेंस पिछले सालों का कहां जा चुका है। तो बच्चों प्लांट डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, रिटेन अर्निंग को, फिर प्लांट डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, फिर इस साल प्लान डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को। ये अकाउंट आपके पास है, और ये लॉजिक सबको समझ आ गई। यस सर। वो बोल यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, किथे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और रिटेन। किथे, ये तो पहले इंक्लूड किया आपने। हाँ फिर ही गल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट तो की मुराद है, 2003 का इंटरेस्ट एक्सपेंस तो डेबिट करता पड़ के, तो बैठा किस साल से, सही हो। तो खुद किस साल में बैठा हुआ है, 3 में। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जब तू डेबिट कर तो किस साल वाले इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर, 3 वाला। ये तो कह रहे हो है ही नहीं, जो 2001 का इंटरेस्ट एक्सपेंस गलत है, वो तो अकाउंट डिलीट हो गया। तो जब अब तुम डेबिट करोगे तो 3 वाले को डेबिट कर रहे हो, नहीं समझ आई बात। क्लियर है। अब बच्चों ऊपर वाली 2 एंट्रियां चूंकि सेम है, उन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आप खुद किस साल में बैठे हुए हैं, 3 में, तो 1 की और 2 की एंट्री कर तो 3 में ही रहे होंगे ना, तो उन दोनों को फिर आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। क्या एंट्री पास करेंगे, प्लान डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कितने से, 32,000 से। ये 32,000 कहां से बना, ये बात समझ लगी। यस सर। और 3 वाली एंट्री लदा करें, तो अल्टीमेटली ये एंट्री है जो अपने पेपर में शो करानी है। पेपर में अगर आपसे एंट्री पूछे तो ये एंट्री शो करानी है, लेकिन इसके पीछे वाली जो सारी वर्किंग है वो समझ आई है, यस सर। ये दिमाग में आ रहा था, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें से भी पहली 2 एंट्रियां इकट्ठी हो सकती है, तो उसका शॉर्टकट ये बन जाएगा। उसमें कंपनी कितना तो रिटेन अर्निंग मिली। लेकिन एक्सपेंस इस साल का पब्लिश करना है कि नहीं करना, प्रॉफिट और लॉस आएगा ना, और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ रहा है, तो उन्होंने ठीक करो ना सीधा, नहीं समझ लगी। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस शो होगा तो उसको ठीक भी करो फिर, हजम शुद्ध। यस सर। अच्छा जी, अब बच्चों 3 बातें होगी, 4 बातें होगी, कौन कौन सी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी समझ आ गया, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेट जर्नल एंट्रियां। अच्छा अब अगर वो कहे कि बच्चों बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बना सकते हैं। यस सर। बैलेंस शीट में बच्चों सबसे पहला पॉइंट, ये प्लांट गलत है। मुझे बताओ इस प्लांट में जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे 2001 की, तो 3 लाख तो नहीं आना ना, इस 3 लाख की जगह क्या लिखेंगे, क्या आएगा, 3,15,000। क्या ये बात समझ आई, नहीं समझ आई। 2001 में 15,000 ऐड होगा ना, हम कहेंगे बैलेंस शीट में 2001 में जो प्लांट आ रहा था 3 लाख का, वो गलत है, उसकी जगह क्या आना चाहिए, 3,15,000 आना चाहिए। अच्छा बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बच्चों 3 फिगर शो कराएंगे, बैलेंस शीट का जब कंपैरेटिव शो कराएंगे तो कितनी फिगर शो कराएंगे, 3, क्योंकि 3 फिगर शो कराएंगे तो 2 सालों का चेंज नजर आएगा। नहीं बात समझ आ रही, 3 फिगर शो कराएंगे तो 2 सालों का चेंज नजर। देखो एक्सपेंस तो फॉर द ईयर होता है, लेकिन बैलेंस शीट की वैल्यू फॉर द ईयर नहीं होती।
वो तो क्लोजिंग डेट पे पड़ी हुई वैल्यू होती है। तो उसमें अगर फॉर द ईयर चेंज शो कराना हो तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिखने पड़ेंगे, तभी जाके फॉर द ईयर चेंज नजर आएगा। नहीं बात लगी? साल के शुरू में आपके पास 100 रुपया था, अब 150 रुपया है, तो लोगों को पता लगेगा 50 रुपए का चेंज आया। लेकिन अगर ओपनिंग पता ही नहीं है, क्लोजिंग पता है, तो फिर लोगों को चेंज नजर नहीं आना। अब यहां पे 99% बच्चे गलती करेंगे। 2002 के एंड पे प्लांट की वैल्यू कितनी होगी? डेप्रेशन कितने गया? हाँ, डेप्रेशन आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? सब तो पहले उन्हें कीड़ा मारा सी थोड़ा, जरा सही तरह मरिया नहीं। हाँ जी, 4, आवाज नहीं आई। 482 कैसे? ये दोनों क्यों आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में तो 1 साल का इम्पैक्ट लिया था, है? पिछला इम्पैक्ट भी आएगा, क्योंकि अगर कैरिंग वैल्यू ठीक नहीं है तो ब्रॉडर भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं समझ नहीं बात? ये 482 क्यों आएगा बच्चों, इसको पहले समझते। फर्ज करो, पहले जो हुआ पहले उसको समझते बच्चों। 2001 में हमने प्लांट की कंस्ट्रक्शन पे हो सकता 3 लाख रुपए लगाया हो, क्या लगाया हो, तो क्लोजिंग पर हमारा क्या आएगा? 3 लाख। ब्रॉडर अगले साल क्या रहेगा? 3 लाख। अगले साल हमने 1.5 लाख रुपए ठेकेदार को और दे दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया? 4.5 लाख। अगले साल ओपनिंग क्या हो गया? 4.5 लाख। उससे अगले साल हमने 50,000 रुपए ठेकेदार को और दे दिया, तो साल के अंदर कितना बैलेंस हो गया बच्चों? ये पुरानी पॉलिसी के मुताबिक ये 5 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख आया होगा। ये बात सबको समझ आती कि नहीं समझ आती? क्लियर है? अब दोबारा प्लान बनाते हैं बच्चों। अब जरा गौर से देखें, पुरानी पॉलिसी के मुताबिक ये अकाउंट बना होगा। अब नई पॉलिसी के मुताबिक क्या ठेकेदार को देने वाले पैसे चेंज हो गए? ठेकेदार को जो पैसे दिए थे वो उतने ही है। पहले साल 3 लाख दिया था तो वहां पे 3 लाख ही लिखा है। बस होगा क्या कि वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले प्रॉफिट लॉस में जाता था, अब प्लांट में जाएगा। तो जब प्लांट में जाएगा तो 15,000 उसमें ऐड हो जाएगा, तो कैरिंग बैलेंस कितना आएगा बच्चों? 315। तो ब्रॉडर में कितना आएगा? 315। अब 2002 में ठेकेदार को कितने पैसे दिए थे? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख ही लिखा वहां पे, ऐसी है। लेकिन इस साल का सूद कितना ऐड होगा? 17। तो बच्चों फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 482 आएगा। अब आप कहेंगे सर 17 ऐड हुआ है तो 482 कैसे बन गया? तो जवाब क्या है भाई, ओपनिंग में भी तो 15 आया ना। नहीं बात समझ आई? फिर वो 482 अगले साल ब्रॉडन आएगा। ठेकेदार को कितने पैसे दिए थे? 50। तो 50 वैसे का वैसे आया, और इस साल सूद कितना ऐड होगा? 9। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 541। तो बच्चों इस 5 लाख की जगह क्या आएगा? 541 आएगा। लॉजिक समझ आई सबको? कि बैलेंस शीट में जो इंपैक्ट आना है ना, पिछला और अगला सब मिला के आने हैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस में इंपैक्ट सिर्फ उस साल का आना है जिस साल का वो है। और लॉजिक सबको समझ आई है कि नहीं समझ आई? अच्छा, अब अगला पॉइंट, ये बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग भी तो आनी है, क्या नहीं आनी? आपको पता है 2001 की रिटेन अर्निंग गलत है, 120 नहीं आना चाहिए। तो 120 की जगह क्या आना चाहिए? 135 आना चाहिए। ये वही 15,000 यहाँ पे आ गया। ऐसी है। 2002 की रिटेन अर्निंग 5 लाख नहीं आनी चाहिए। 532 क्यों आएगा बच्चों? दोनों इंपैक्ट आएंगे। जो सलूक प्लांट के साथ होना है वही सलूक रिटेन अर्निंग के साथ होना है। समझ रही बात की? और 955 की जगह 996। कैसे? तीनों इंपैक्ट ऐड कर। अगर आपको ये यकीन नहीं आ रहा
कि सर ये 532 कहाँ से आ रहा है, 996 कहाँ से आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है बच्चों, आपने रिटेन अर्निंग बनाई हुई है, ये 532 लिखा हुआ है और ये 996 लिखा हुआ है। समझ रही है, दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं है। रिटेन अर्निंग आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वही बैलेंस शीट में जाना है। हजबन शुद्धमन। तो बच्चों जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जरा देखो, प्लांट 2001 का कितना शो करेंगे, 315, कहां से आई ये बात समझ लगी, 2002 का 482 और 2003 का 541, ये वर्किंग शो करेंगे, ये वर्किंग एग्जामिनर के लिए है, शेयर होल्डर के लिए नहीं है। और समझ आ रही बात की, ये वर्किंग हम शेयर होल्डर को शो नहीं कराएंगे, किसको शो करवा रहे हैं, एग्जामिनर। जब हम सीएफओ बन जाएंगे, किसी कंपनी में चले जाएंगे, तो ये हरकतें उस वक्त नहीं करनी है, इस वक्त फिर क्यों कर रहे हैं, पेपर पास कर। तो 2001 में बच्चों जो आपने आंसर लिखा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सिर पाड़ देगा कि मेरे को तो 3 लाख लिखे आ रहा सी, तुसी 315 कहते लिखे, 2 नंबर ही कर दे मेरे नाल, तो आपका दिमाग खराब कर देगा। तो अब खुद ही मान लो कि भाईजान पहले 3 लाख ही सी, हमने चेंज किया तो इसलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, रीस्टेटेड। 2002 में भी क्या लिखेंगे, क्यों, ये भी उसके पास पब्लिश हुआ पड़ा है। और 2003 इस पे रीस्टेटेड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पब्लिश नहीं हुआ। हजम शुद्ध। इस तरह से बच्चों रिटेन अर्निंग वैसे हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी रिटेन अर्निंग बना चुके हैं, बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं, किस रिक्वायरमेंट में बना चुके हैं बच्चों, सी रिक्वायरमेंट में कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ हवाला दे देगा फ्रॉम सी, कि भाई सी रिक्वायरमेंट में जाके देखो, ये निकाल के बैठे हुए, इसकी वर्किंग करने की जरूरत आपको नहीं है। इसमें सिर्फ क्या लिख देंगे, फ्रॉम सी, कि सी वाली हमने वर्किंग की हुई है, जाके वहां पे देख लो कि ये कैसे निकाला है। हजम शुद्ध। लेकिन अगर वो बच्चों में सी रिक्वायरमेंट ना देता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, इसी तरह से वर्किंग ये यहाँ पे शो करानी पड़ती, जो ऊपर प्लांट के साथ सलूक किया वो यहाँ पे करते। समझ रही है, पहले साल 1 वैल्यू जमा करेंगे, अगले साल 2 वैल्यू जमा करनी पड़ेगी और उस अगले साल 3 वैल्यू जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी पहले साल 1 वैल्यू जमा की, यहाँ पे 2 वैल्यू जमा की और यहाँ पे 3 वैल्यू जमा की। बैलेंस शीट में जब भी आएंगे, हर एंट्रियां भी आ रही हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, इक्विटी का टॉपिक भी आ रहा है, बोरिंग कॉस्ट भी आ रही है। और समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो ये सवाल अकेला कभी नहीं आएगा, इसके अंदर 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड भी आ सकते हैं। अब इसमें इन्वेंट्री के पंगे भी आ सकते हैं, रीवैल्यूएशन के पंगे भी आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पंगे भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट भी आ सकती है, इंपेयरमेंट भी आ सकती है। तो इसलिए ये टॉपिक हॉट फेवरेट टॉपिक है आईकैप का। वो कोई भी स्टैंडर्ड जो आईकैप टेस्ट नहीं कर रहा वो इसमें कर सकता है। और समझ रही है, मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखाता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आना ही आना है। अच्छा हाँ, ये वाला बिल्कुल। ये बच्चों ये सवाल देखो, इस सवाल में रीवैल्यूएशन का फटा है, किसका फटा है, रीवैल्यूएशन। ये चांद मिनट का सवाल याद है, किया हुआ आपने, ये दोबारा करना पड़ेगा। तो समझ लगी, अच्छा जी, ये रोमन लिमिट वाला सवाल है। अब बच्चों जरा गौर से देखना इस सवाल में, एक तो रीवैल्यूएशन का फटा है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर,
इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, बोनस इशू, इंटरम कैश डिविडेंड, ये बच्चों पॉलिसी में चेंज आया, पॉलिसी का फटा, और बाकी सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है, ऐसी है। फिर ये सवाल देखो, पफर लिमिटेड आटम 23 में आया था, इन्वेंट्री आ गई। अब आप कह सकते सर इन्वेंट्री तो हमने इंट्रो में पढ़ी थी, पीआरसी में, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਈ? आई कैप ने कहा हुआ है जो तुसी पहले पढ़े मैं दोबारा टेस्ट कर सकता, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੈ। लिखा होता है ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ आई कैप में कि तू किते भी नहीं गया, फिर तू तसल्ली ना दसेगा, फिर तू पीले तो लाल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ए देखो ए की है, और ए देखो ए की लिखा है, इन्वेंट्री भी आ गई, बैड डेट्स भी आ गए, बोरिंग कॉस्ट भी आ गई, और तीनों बातें उसने एक ही सवाल में पूछी। सही हो गया, ए बहुत बड़ी गल है, जरा इन्हें जरा ध्यान ना दोबारा बोल, अगर ये सही, इन्हें तो कितना जोर लग रहा है, तेन पता लग रहा है, इन्हें मेरे समझ नहीं आई इस गल, इतना क्या ही लोग कितना अगर सही हो गया, ये इस सही होने में कितनी एफर्ट पुट करनी पड़ रही है नहीं तो फिर देख रहे हो। अच्छा जी, ये देखो ये क्या है बच्चों,